हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के चैप्टर 6 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, बीएससी थर्ड पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है और आज हम अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे मृदा अपरदन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मृदा अपरदन है ये होता क्या है। अब देखिए, जैसे भूमि है, ठीक, तो भूमि की ऊपरी 15 से 20 सेंटीमीटर परत मिट्टी की शीर्ष परत होती है। यानी जो उसकी शीर्ष परत है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर की। और यह पादप जीवन यानी पौधों के जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि जो पौधे होते हैं तो पौधों के लिए आवश्यक जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं इसमें उपलब्ध रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पौधों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, अगर हम इसे सही अर्थों में कहें, यानी एक सही मीनिंग में अगर हम देखें तो इसे सही अर्थों में पौधों का पोषण क्षेत्र कहा जा सकता है। अब देखिए, पोषण क्षेत्र कहा जा सकता है और यह मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है? निरंतर जो है संसाधक पदार्थों से मुक्त रहित होती है। अब देखिए, यदि संसाधन जो होते हैं तो यदि संसाधनों की जो हानि की दर होती है तो उस हानि की दर की क्षतिपूर्ति संसाधनों के योग यानी हम योग को कह सकते हैं लाभ की दर के द्वारा होती रहती है। अब जब लाभ की दर से होगी तो मिट्टी की उर्वरता भी कैसी होती है? निरंतर बनी हुई रहती है। परंतु यदि संसाधनों की हानि की दर लाभ की दर से बढ़ जाती है, यानी अगर वो बढ़ जाती है तो क्या होता है? मिट्टी जो होती है वो धीरे धीरे कैसी होती है? इनफर्टाइल होती रहती है। हिंदी में इनफर्टाइल को कहते हैं अनुवर, यानी इनफर्टाइल होती रहती है और मिट्टी की कम उर्वरता जो होती है बनाने के इसके विविध कारक भी होते हैं। अब विविध कारकों में ही हमारा सबसे पहले आ जाता है क्या? मृदा अपरदन। दूसरा हमारा कारक कौन सा आता है? पलवारना। और तीसरा होता है हमारा जैविक कारक। तो यानी ये 3 कारक हमारे दिए होते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। अब हम मृदा अपरदन के बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जो अपरदन होता है तो अपरदन शब्द का अर्थ क्या होता है? उतर जाना। कभी कभी ये आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया जाता है कि अपरदन शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, अपरदन शब्द का अर्थ होता है उतर जाना। अब इस प्रकार जो मृदा अपरदन होता है तो मृदा अपरदन का तात्पर्य होता है मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना या फिर उतर जाना। अब आप लोग समझे कि मृदा अपरदन क्या होता है? यानी मिट्टी की परत का, यानी मिट्टी की जो ऊपर की परत होगी उसका हट जाना या उतर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अब देखिए, जो मृदा अपरदन होता है तो मृदा अपरदन क्या है कि मृदा अपरदन को अक्सर मिट्टी की प्रसारण यानी कि हम कह सकते हैं क्रीपिंग डेथ ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो मृदा अपरदन होता है वो कैसा होता है? एक विश्वव्यापी समस्या है और इसकी जो बढ़ती दर है तो उस बढ़ती हुई दर के साथ ही कृषि भूमि का क्षेत्र जो है वो शीघ्र कितना 0 से 31 यानी 0.31 से घटकर 0.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हो जाएगा।
अब देखिए मृदा अपरदन की जो वर्तमान दर होती है तो वो प्रतिदिन कितनी होती है, 25 करोड़ टन से भी अधिक होती है। अब देखिए, अब मृदा, ये तो हमने दर की बात करी, अब हम देखेंगे कि जो मृदा अपरदन की दर है, अगर मृदा अपरदन की दर के अनुसार हम अपरदन के प्रकारों की बात करें तो देखिए मृदा अपरदन की दर के अनुसार मृदा जो अपरदन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नॉर्मल होता है और एक आपका क्या होता है, एसिलरेटेड होता है। यानी नॉर्मल क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना मानव हस्तक्षेप के हवा और पानी जैसी प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा मिट्टी का हटना, यानी नॉर्मली जो मिट्टी हट जाती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी त्वरित, इसको हिंदी में हम कहते हैं त्वरित। त्वरित क्या होता है कि त्वरित अपरदन जो होता है वो भौतिक और जैविक कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब यहीं से हम अपरदन को लेंगे कि अपरदन की जो त्वरित है तो उसके भी विविध कारक होते हैं, यानी एक्सेलरेशन के विविध कारक क्या हैं। एक तो आपका क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है क्लाइमेटिक और दूसरा आपका होता है बायोटिक। अब क्लाइमेटिक है तो क्लाइमेटिक को हम क्या कहेंगे, जलवायवीय कारक। अब ये जलवायवीय कारक कैसे, तो देखिए जलवायवीय कारक क्या होंगे, यह निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या होगा, भारी वर्षा, यानी हैवी रेन। हैवी रेन क्या है, जैसे मानसून है तो मानसून के कई दिनों में भारी वर्षा होती है। और क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर कीचड़ के रूप में जमा हो जाता है, इससे मिट्टी कैसी होती है, ढीली हो जाती है। आप लोग देखते हो बारिश होती है तो बारिश जब होती है तो एक जगह पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, ढीली, गीली हो जाती है, ढीली हो जाती है, जो बहते जल के साथ घुल जाती है। यानी जो जल बहकर जाता है उसी के साथ मिट्टी भी कैसी होती है, घुल जाती है। और भारत में इस ढंग से प्रतिवर्ष हम कह सकते हैं मिट्टी विस्थापित हो जाती है। अब ये तो हमने बात की हैवी रेन की, किसके, क्लाइमेटिक में। क्लाइमेटिक में सबसे पहला हम हैवी रेन लेंगे। दूसरा हम बात करेंगे एसिडिटी, यानी जो शुष्कता होती है, ठीक है, एरिडिटी। तो उसमें क्या होता है, जो शुष्क और अर्ध, यानी शुष्क मिट्टी हवा सरलता से उड़ा दी जाती है। यानी जो शुष्क मिट्टी होती है तो हमारे क्या करती हैं, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती हैं, उसको अपने साथ बाहर ले जाती है। अब ये तो हमने बात की क्लाइमेटिक की, अब हम बात करेंगे बायोटिक की, यानी जैविक। अब जैविक क्या होता है, देखिए जैविक में सबसे पहले हम लेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे अतिचारण, यानी ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग में ये होता है कि जो भी हमारे क्या होते हैं, पालतू पशु होते हैं, तो जो भी पालतू पशु हैं तो पालतू पशुओं के द्वारा क्या होता है, अतिचारण, यानी ओवर ग्रेजिंग से शासकीय वनस्पतियाँ क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं और अपरदन के लिए मिट्टी कैसी हो जाती है, खाली हो जाती है। अब सेकंड हमारा आएगा क्या, ह्यूमन इंटरफेसेस, यानी मानव हस्तक्षेप। तो एक तो हो गया अतिचारण, यानी पशुओं के माध्यम से, और दूसरा हो जाएगा हमारा मानव हस्तक्षेप, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी वन के जो वृक्ष हैं, जो भी वनस्पतियां हैं और जो भी फलस्वरूप मिट्टी की हम कहेंगे हानि है, तो हानिकारक ये मुख्य जैविक कारक होता है क्या, मानवीय हस्तक्षेप। अब देखिए, अब हम देखेंगे मृदा अपरदन के टाइप्स, यानी टाइप्स क्या है। अभी तक हमने फैक्टर की बात करी थी, फैक्टर यानी कारक क्या होते हैं। कारक आपको बताया 2 कारक होते हैं, एक जलवायु होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, बायोटिक होता है, यानी जीवी होता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। अब प्रकार क्या होते हैं, इरोशन ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर। अब इसको हम कह सकते हैं कि जलवायवीय कारकों के कारण अपरदन। अब देखिए जलवायवीय जो भी कारण होते हैं उनके द्वारा अपरदन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा है वाटर,
इरोशन। वाटर में क्या होता है, वाटर इरोशन क्या होता है कि देखिए जो मिट्टी होती है यानी मिट्टी का अपरदन जल की क्रिया। तो जो विशेषकर हम वर्षा लेंगे तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, उसी के द्वारा हमारा ये जल अपरदन होता है। यानी मिट्टी पर गिरती वर्षा का जल लगातार बूंदें मिट्टी की जकड़न को ढीला कर देती है। यानी जितनी ही मिट्टी टाइट होती है, जब वर्षा का जल उसमें गिरता है तो वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। और इकट्ठा वर्षा जल क्या होता है, ढालों पर बहता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भागता जल कहते हैं। यानी वो भाग रहा है और भागता जल कहते हैं। और हम इसको एक और नाम से कह सकते हैं वाहित जल। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भागता जल या वाहित जल, है ना, तो यानी दोनों होते हैं, भागता जल या वाहित जल, हम इसे दोनों कहते हैं। अब क्या होता है कि जो वाहित जल होता है तो मिट्टी की ऊपरी परत और जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं तो पोषक तत्वों को क्या करते हैं, बहा ले जाते हैं। तो ये हम इस प्रकार से कहेंगे क्या कि हमने देखा इसके प्रकार में जो कौन सा प्रकार था, वाटर इरोशन ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, वाटर को देखा। अब वाटर के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, वाइंड की। अब वाइंड में हम देखेंगे कि वाइंड में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्लिप्स में क्या होता है। अब देखिए वाइंड में क्या है, वाइंड में हमारा है कि जो भी शुष्क क्षेत्र होते हैं तो शुष्क क्षेत्रों में वायु क्या करती है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण होती है। हम ये कह देंगे कि जो भी शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें मृदा अपरदन का कारण क्या होता है, जो हमारी क्या कहते हैं वायु होती है वो मृदा अपरदन का कारण होता है। तो अब ये तो हमने बात करी किसकी, मृदा अपरदन में। और मृदा अपरदन में हमने आपको बताया कि मृदा अपरदन में इसका कारक कौन था, जो है वायु थी, क्योंकि हम वायु अपरदन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि अब इसके आगे हम देखेंगे कि हमने आपको बताया कि वायु क्या होती है, इसका मृदा अपरदन का कारक थी। अब नेक्स्ट हम ये भी कहेंगे कि जो भी शुष्क क्षेत्र होते हैं तो शुष्क क्षेत्रों में वायु क्या करती है, मृदा अपरदन के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, कम उगती हैं। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो शीर्ष मृदा को उड़ाकर ले जाते हैं। तो ये हमने दूसरा क्या देखा, वाइंड, यानी वायु के द्वारा इसमें कैसे होता है अपरदन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा है स्लिप। अब इसमें स्लिप में हम क्या देखेंगे, इसको हम कहते हैं संकलन अपरदन। अब संकलन अपरदन क्या होता है, यानी भूसंकलन। संकलन की बात आ जाए तो आप क्या कहेंगे, भूसंकलन। तो भूसंकलन में क्या होता है कि भूसंकलन अपरदन भारी वर्षा के दौरान होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब जल की धाराएं पर्वत की ढालों से भारी गति से नीचे गिरती हैं तब शिलाखंडों में दरारें पड़ जाती हैं और क्या करती हैं, वह धीरे धीरे दाब के कारण क्या होती हैं, पहाड़ों से लुढ़क जाती हैं। तो ये तो हमारा था स्लिप, जिसको हमने कहा भूसंकलन। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, वेव। तो वेव में क्या होता है, यानी इसको हम कहेंगे तरंग अपरदन। अब वेव में क्या होता है, देखिए जो भी सागर की तटें हैं, ठीक है, और या फिर हम कहेंगे जो भी तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्रों पर समुद्रों की लहरें क्या करती हैं, आकर बराबर से टक्कर मारती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी तटीय क्षेत्र हैं या फिर जो भी समुद्री क्षेत्र हैं उनकी जो लहरें होती हैं वो एकदम से आकर टक्कर मारती हैं। अब हम केरल की ही बात कर लें तो केरल की तट रेखा जो होती है वो अरब सागर के द्वारा बुरी तरह प्रभावित हुई है और जो उसकी लहरें हम कह सकते हैं प्रचंड लहरों के कारण सैकड़ों नारियल वृक्ष क्या होते हैं, अपनी जगह से, अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं और लहरें शीर्ष मृदा को बहाकर ले जाती हैं। तो ये तो था हमारा क्या, वेव यानी तरंग। अब
नेक्स्ट हम देखेंगे इरोशन ड्यू टू बायोटिक फैक्टर। अब इरोशन ड्यू टू बायोटिक फैक्टर यानी ये तो हमने क्लाइमेटिक की बात करी, अब हम बात करेंगे किसकी, बायोटेक की। तो बायोटेक में क्या था, ओवर ग्रेजिंग और कल्टीवेशन। ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं। देखिए ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, यानी वनोन्मूलन और अतिचारण। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वनोन्मूलन और अतिचारण। अब इसमें क्या होता है कि जो भी मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन के ये दो मुख्य कारण हैं, ठीक है। और वनोन्मूलन में जो मरुभूमि के कारण और आसमान, बरसात, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वनोन्मूलन में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन क्या है, स्थानांतरण, जुताई या स्थानांतरण कृषि आप कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र होते हैं और उन आदिवासी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, उन लोगों के सामने कृषि के लिए भूमि की कठिन समस्या उत्पन्न होती है। अब जब कठिन समस्या उत्पन्न होती है तो ये लोग क्या करते हैं, आवश्यकता पूर्ति के लिए वन में कोई स्थान चुनकर उसे वृक्ष विहीन कर देते हैं। अब जब वो वृक्ष विहीन हो जाता है तो उसमें ये खेती करने लगते हैं। अब जब खेती करते हैं तो कुछ वर्षों बाद क्या होता है कि भूमि जब उपज देना बंद कर देती है तो वे दूसरा स्थान ढूंढकर वहां खेती करने लगते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने की इस प्रथा को स्थानांतरण जुताई कहा जाता है। अब समझ में आया आपको कि स्थानांतरण जुताई क्या होता है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 6 जो आपके बीएससी थर्ड ईयर के पेपर 3 में है, उसमें हमने आज पढ़ा मृदा अपरदन के बारे में, जिसमें हमने उसके फैक्टर यानी 2 फैक्टर क्लाइमेटिक, बायोटिक और उसके जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में हमने जाना। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मृदा अपरदन के प्रभाव, यानी जो भी इफेक्ट होते हैं मृदा अपरदन के। आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।